बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर आज हम चैप्टर 8 वेव्स के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रेसिव एंड स्टेशनरी वेव। प्रोग्रेसिव और स्टेशनरी वेव्स के दरमियान डिफरेंस क्या है वो हमने बताना है। तो प्रोग्रेसिव वेव्स कौन सी होती हैं? प्रोग्रेसिव वेव्स आर द रिजल्ट ऑफ डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड इन ए मीडियम, कि किसी भी मीडियम में जो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होगी उनको हम प्रोग्रेसिव वेव्स का नाम देंगे। द डिस्टर्बेंस इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल। और इस डिस्टर्बेंस में होता क्या है कि वो डिस्टर्बेंस जो है वो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में ट्रांसफ़र होती है। जबकि स्टेशनरी वेव्स कौन सी होती हैं? स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव्स, यानी कि स्टेशनरी वेव्स का दूसरा नाम स्टैंडिंग वेव्स है, और वो रिजल्ट होता है सुपरपोजिशन ऑफ टू आइडेंटिकल वेव्स का। जब दो आइडेंटिकल वेव्स में सुपरपोजिशन का फिनोमेना होता है तो उस वक्त जो वेव हमारे पास रिजल्ट में आती है उसको हम स्टेशनरी वेव का नाम देते हैं। और वो जो आइडेंटिकल वेव्स होती हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही होती हैं। दूसरा इसमें डिफरेंस क्या है? द वेव मूव्स ऑन। जो प्रोग्रेसिव वेव्स हैं वो मूव कर रही होती हैं, जबकि स्टेशनरी वेव्स मूव नहीं करती। इसी तरह जो प्रोग्रेसिव वेव्स हैं वो एनर्जी ट्रांसमिट करती हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, जबकि स्टेशनरी वेव्स एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हरगिज़ ट्रांसफ़र नहीं करती, ट्रांसमिट नहीं करती। प्रोग्रेसिव वेव्स का जो एम्पलीट्यूड होता है वाइब्रेशंस का हर पॉइंट पे सेम रहता है, जबकि स्टेशनरी वेव्स का जो एम्पलीट्यूड होता है वो हर पार्टिकल का डिफरेंट होगा। ईच पार्टिकल हैज़ इट्स ओन एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इन स्टेशनरी वेव्स, यानी कि स्टेशनरी वेव्स में जो हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड होगा वो डिफरेंट होगा। उसके बाद पांचवा पॉइंट क्या है? अनलाइक स्टेशनरी वेव्स देयर इज नो नोड और एंटी नोड, यानी कि प्रोग्रेसिव वेव्स में कोई नोड या एंटी नोड नहीं होता, जबकि स्टेशनरी वेव्स में हमारे पास नोड और एंटी नोड्स होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, क्लियरली एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव्स के दरमियान डिफरेंस क्या है वो बताना है। तो ट्रांसवर्स वेव्स कौन सी होती हैं? द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ वेव, यानी कि जिस डायरेक्शन में वेव प्रोड्यूस हो रही होगी उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर उसके पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे। और जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं वो कौन सी हैं? द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द वेव, यानी जिस डायरेक्शन में वेव प्रोड्यूस हो रही होगी उसी डायरेक्शन में उस मीडियम के जो पार्टिकल हैं वो वाइब्रेट करेंगे। दूसरा डिफरेंस क्या है? इन ट्रांसवर्स वेव्स देयर आर क्रस्ट एंड ट्रफ कमिंग वन आफ्टर द अदर। ट्रांसवर्स वेव्स में हमारे पास क्रस्ट और ट्रफ होते हैं, जबकि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं इसमें हमारे पास कंप्रेशंस और रेयर फ्रैक्शंस होते हैं। वेव्स में एक क्रस्ट आता है, उसके बाद ट्रफ है, फिर क्रस्ट है, फिर ट्रफ है, इस तरह चलते हैं। और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में भी कंप्रेशन के बाद रेयर फ्रैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयर फ्रैक्शन, इस तरह होता है। थर्ड डिफरेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्टिव क्रस्ट और ट्रफ्स इज कॉल्ड वेवलेंथ, यानी कि दो कंसेक्टिव क्रस्ट या ट्रफ के दरमियान जो डिफरेंस होगा उसको वेवलेंथ का नाम दिया जाएगा। जबकि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में दो कंसेक्टिव कंप्रेशंस या रेयर फ्रैक्शंस के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसको हम नाम देते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का। ट्रांसवर्स वेव्स कैन मूव इन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स ओनली। जो ट्रांसवर्स वेव्स हैं जो वो सॉलिड्स या लिक्विड्स में मूव कर सकती हैं, जबकि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स प्रोपेगेट करते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में भी मूव कर सकती हैं। यानी कि जो मीडियम रिक्वायर्ड होता है ट्रांसवर्स वेव्स के लिए वो सिर्फ सॉलिड और लिक्विड है, जबकि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स तीनों मीडियम्स में ट्रैवल कर सकती हैं, सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो। पांचवा पॉइंट है, ट्रांसवर्स वेव्स कैन बी पोलराइज्ड। जो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं वो पोलराइज होती हैं, और जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं वो पोलराइज नहीं होती। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ आर बीट्स यूजफुल इन ट्यूनिंग अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को ट्यून करने के लिए जो बीट्स हैं वो क्यों ज़रूरी होती हैं या कैसे ज़रूरी होती हैं। तो बीट्स फ्रीक्वेंसी, द बीट फ्रीक्वेंसी इज़ द डिफरेंस इन टू फ्रीक्वेंसीज दैट आर बीइंग कंबाइंड। जो बीट फ्रीक्वेंसी होती है वो बेसिकली क्या होता है? वो एक डिफरेंस होता है दो फ्रीक्वेंसीज के दरमियान जब वो कंबाइन करती हैं, यानी कि जब दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज आपस में कंबाइन करती हैं तो उनका जो डिफरेंस होता है उसको हम बीट का नाम देते हैं।
द बीट फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग साउंड, यानी कि जो बीट फ्रीक्वेंसी है वो एक ऐसी फ्रीक्वेंसी होती है जो साउंड के इंक्रीज या डिक्रीज होने से प्रोड्यूस हो रही होती है। साउंड इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है तो उसकी मदद से जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होती है उसको हम बीट फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं। एज टू साउंड्स आर ट्यून टू द सेम फ्रीक्वेंसी, दो साउंड ट्यून किए जाते हैं सेम फ्रीक्वेंसी पे, द बीट फ्रीक्वेंसी गोज टू जीरो एंड बीट्स आर नॉट हेयर्ड, यानी कि जब हम दो साउंड्स को हम ट्यून करें सेम फ्रीक्वेंसी पे तो उस वक्त बीट फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस नहीं होती, वो ज़ीरो हो जाती है, इस वजह से हमें बीट सुनाई नहीं देती। पहले डेफिनेशन बताई थी बीट्स का, बताया कि बीट्स होती क्या है कि दो फ्रीक्वेंसीज में जो डिफरेंस होता है उसको हम बीट का नाम देते हैं। तो जब दो सेम फ्रीक्वेंसीज होंगी तो उस वक्त बीट क्रिएट नहीं होगी और हमें बीट सुनाई नहीं देगी। इस वजह से ये जो हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को ट्यून करते हैं तो उनमें बीट्स ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, टू वेव पल्सेस ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन कंप्लीटली कैंसल ईच अदर एज दे पास। दो वेव्स जो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही होती हैं वो कैंसिल कर देती हैं एक दूसरे को जब वो एक दूसरे से पास करती हैं। व्हाट हैपन्स टू द एनर्जी पोजेस्ड बाय द वेव्स, एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, एनर्जी के बारे में हमने बताना है, उन वेव्स में एनर्जी का क्या होगा। तो व्हेन टू एंटी फेज वेव्स मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन अलोंग द सेम लाइन मीट वन अनदर दे कैंसल वन अनदर। दो एंटी फेज वेव्स हैं और वो मूव कर रही हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में और उनकी लाइन सेम है, यानी कि एक ही लाइन में ऑपोजिट डायरेक्शन में दो एंटी फेज वेव्स मूव कर रही हैं और जब वो एक पॉइंट पर आकर मिलती हैं दे कैंसल वन अनदर। आप ये वेव देख सकते हैं, लेफ्ट साइड पे जा रही है, ये राइट साइड पे जा रही है। ये जब दोनों मिलती हैं तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। इनकी जो वेव फॉर्म है वो यहाँ पर आपको नज़र आ रही है कि जब ये क्रस्ट ट्रफ के ऊपर ये हमारे पास क्रस्ट है और ये ट्रफ है, तो ट्रफ के ऊपर आता है तो वेव ये एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर जाता है और जब क्रस्ट ट्रफ के साथ मिल जाता है तो वेव ज़ीरो हो जाती है। तो इन दोनों का जो कम्बिनेशन है वो रिजल्ट यहाँ पर दिखाया गया है। अब इस सारे सीन में एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड, यानी कि एनर्जी कंजर्व रहती है। बेशक दो वेव्स एंटी फेज थी, वो एक लाइन में थी और अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही थी और जो ही वो मिली तो वेव कैंसल हो गई, यानी कि उन्होंने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया, लेकिन उस वक्त एनर्जी सेम रहेगी, एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड, एनर्जी कंजर्व रहेगी। एट द पॉइंट ऑफ सुपरपोजिशन द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम इज जीरो। सुपरपोजिशन पे जो नेट डिस्प्लेसमेंट होता है पार्टिकल्स का उस मीडियम में वो जीरो रहता है, विच मीन्स द पोटेंशियल एनर्जी कंपोनेंट ऑफ द टोटल एनर्जी बिकम जीरो, कि जो पोटेंशियल एनर्जी कंपोनेंट होगा टोटल एनर्जी का वो क्या हो जाएगा, हमारे पास जीरो हो जाएगा। When they pass one another, they continue to move in their own respective directions without any change in their amplitude or speed. जब वो एक दूसरे को पास करते हैं, they continue to move in their own respective directions, यानी कि वो जिस डायरेक्शन में मूव कर रही थी वो मिलने के बाद भी उसी डायरेक्शन में मूव करती हैं, विदाउट एनी चेंज इन देयर एम्पलीट्यूड और स्पीड। एम्पलीट्यूड या स्पीड पे इफेक्ट डाले बगैर वो उसी डायरेक्शन में मूव करती रहती हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के दरमियान डिफरेंस क्या है। तो कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, द टू वेव्स आर इन फेज। जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस उस वक्त होगा जब दोनों वेव्स इन फेज होंगी। इनिशियल एंगल ऑफ द वेव्स एट द ओरिजिन मस्ट बी सेम। जो इनिशियल एंगल होगा वेव्स का ओरिजिन पे वो क्या हो रहेगा, सेम रहेगा। और दूसरा पॉइंट क्या है, पाथ डिफरेंस इज आइथर जीरो और एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ ऑफ आइथर वेव d इक्वल टू n लैम्डा। जब वो दो वेव्स इन फेज होंगी तो जो इनिशियल एंगल होगा वेव्स का ओरिजिन पे वो हमेशा सेम रहेगा। और दूसरा पॉइंट क्या है, पाथ डिफरेंस या तो जीरो होगा या फिर वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा वेवलेंथ का, उसको हम लिखते हैं d इक्वल टू n लैम्डा। यहाँ पे n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है। इसके बाद हमारे पास जो कंडीशंस हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, टू वेव्स आर एंटी फेज।
अब यहाँ पर जो वेव्स होंगी वो एंटी फेज होंगी और आउट ऑफ फेज होंगी। और दूसरा पॉइंट क्या है, द पाथ डिफरेंस ऑफ टू वेव्स इज हाफ द वेवलेंथ और इज ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ द वेवलेंथ, हाफ ऑफ द वेवलेंथ। यानी कि जो पाथ डिफरेंस होगा यहाँ पर उन दो वेव्स का वो हाफ ऑफ द वेवलेंथ होगा, यानी कि λ/2 होगा, या फिर ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ द वेवलेंथ होगा, यानी कि 2n इंटू λ/2 होगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2n+1 इंटू λ/2। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ माइट वन कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ नोड्स एंड एंटी नोड्स इन ए वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। हम नोड्स या एंटी नोड्स को वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग में कैसे उनकी पोजीशन जो है वो लोकेट कर सकते हैं कि कौन सा हमारे पास नोड है और कौन सा एंटी नोड है। तो नोड्स इन ए स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस्ड इन ए स्ट्रिंग हैपन ऑन इक्वली स्पेस्ड इंटरवल्स। जो नोड्स होते हैं वो इक्वली स्पेस्ड इंटरवल्स पे होते हैं, यानी कि उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो सेम होता है और वो प्रॉपर टाइम के बाद प्रोड्यूस हो रहा होता है। द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव्स इज जीरो एट दीज लोकेशंस। जो एम्पलीट्यूड्स होगा नोड्स पे वो क्या होगा, जीरो होगा। अलोंग द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग नोड्स ऑकर एट इंटरवल्स इक्वल टू हाफ ऑफ द वेवलेंथ। जो वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग होगी उसके अक्रॉस अगर हम देखें तो जो नोड्स होते हैं वो वहाँ पर आते हैं जब इंटरवल इक्वल होगा हाफ ऑफ द वेवलेंथ, यानी कि λ/2 के इक्वल होगा। इसके बाद दूसरा है, एंटी नोड्स आर दोज पॉइंट्स ऑफ स्ट्रिंग विच हैव मैक्सिमम एम्पलीट्यूड्स। एंटी नोड्स वहाँ पर होते हैं, वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। एंटी नोड्स आर मिड वे बिटवीन द नोड्स। एंटी नोड्स क्या होते हैं, नोड्स के दरमियान का हिस्सा होता है, दरमियान वाले जो पॉइंट्स होते हैं वो एंटी नोड्स कहलाते हैं। Therefore, they also at a distance of λ/2 from each other। ये इनके दरमियान भी डिस्टेंस कितना होगा, λ/2 के इक्वल होगा। ये आप वेव देख सकते हैं, जहाँ पर एम्पलीट्यूड जीरो रहता है वो नोड्स हैं और जहाँ पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम चला जाता है वो एंटी नोड्स हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, इज इट पॉसिबल फॉर एन ऑब्जेक्ट विच इज वाइब्रेटिंग ट्रांसवर्सली टू प्रोड्यूस साउंड वेव। क्या ये किसी ऑब्जेक्ट के लिए ये पॉसिबल है जब वो वाइब्रेट कर रहा हो ट्रांसवर्सली तो वो साउंड वेव प्रोड्यूस करे, यानी कि उसकी जो वेव दो टाइप्स की है ना, ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो वो ये कह रहा है कि कोई वेव अगर कोई ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है ट्रांसवर्स मोशन क्रिएट कर रहा है, ट्रांसवर्स वेव क्रिएट कर रहा है, तो क्या वो साउंड प्रोड्यूस कर सकता है। तो यस, इट इज पॉसिबल फॉर एन ऑब्जेक्ट विच इज वाइब्रेटिंग ट्रांसवर्सली टू प्रोड्यूस साउंड वेव। ये ऑब्जेक्ट के लिए पॉसिबल है कि वो क्या करे, ट्रांसवर्स जब वो ट्रांसवर्स मोशन कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है ट्रांसवर्सली, तो वो क्या करे, साउंड वेव प्रोड्यूस करे। ऑल दिस स्ट्रिंग्ड एंड परकशन इंस्ट्रूमेंट्स व्हेन प्लेड प्रोड्यूसेस ट्रांसवर्स वेव्स। यानी कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिनमें स्ट्रिंग लगी होती है, जब वो वाइब्रेट करती है तो वो बेसिकली जो मोशन कर रही होती है उस वक्त वो कौन सी कर रही होती है, लॉन्गिट्यूडनल, वो ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस कर रही होती है। स्ट्रिंग को जब वाइब्रेट किया जाता है तो वो कौन सी वेव प्रोड्यूस करेगी, ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस करेगी। तो इस वजह से जैसे कि हमारे पास गिटार है तो गिटार के अंदर स्ट्रिंग्स लगी होती हैं, उनको हम वाइब्रेट करते हैं, उनसे ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस होती है। तो इसका मतलब है कि वो साउंड प्रोड्यूस कर रही होती है। यानी कि ऐसी जब ऑब्जेक्ट ट्रांसवर्स वेव क्रिएट करता है तो उसकी मदद से वो साउंड प्रोड्यूस कर सकता है। द एनर्जी फ्रॉम दीज वाइब्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेवल्स थ्रू एयर इन द फॉर्म ऑफ साउंड वेव्स विच आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इन नेचर। एनर्जी फ्रॉम दीज वाइब्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स, जो एनर्जी इन वाइब्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से हासिल होती है वो ट्रेवल करती है एयर में इन द फॉर्म ऑफ साउंड वेव्स। किस फॉर्म में, साउंड फॉर्म में, साउंड वेव्स की फॉर्म में। और साउंड वेव्स क्या होती हैं हमारे पास, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। यानी कि जो स्ट्रिंग की मदद से, सपोज मैं गिटार की एग्जांपल दूं तो गिटार में जो स्ट्रिंग थी उसने वाइब्रेट किया, तो वाइब्रेट किया है तो उसकी जो मोशन है स्ट्रिंग की वो हमारे पास कौन सी है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। तो वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कन्वर्ट होती हैं एयर में लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की सूरत में, तो जिसकी मदद से साउंड हमें सुनाई देता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाई डज अ साउंड वेव ट्रेवल फास्टर इन सॉलिड देन इन गैसेस।
जो साउंड वेव होती है वो सॉलिड में फास्टर ट्रेवल करती है गैसेस की निस्बत। इसकी रीज़न हमने बतानी है कि ऐसा क्यों होता है। स्पीड ऑफ साउंड इज गिवन बाय v इक्वल टू अंडर रूट ई ओवर रो। जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो v इक्वल टू अंडर रूट ई ओवर रो है। तो हम यहाँ से देखें तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर सॉलिड्स इज मच ग्रेटर देन गैसेज, देयरफॉर साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन सॉलिड्स देन इन गैसेज। जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है सॉलिड्स के लिए वो ज़्यादा होता है गैसेस की निस्बत। इस वजह से जो उसमें साउंड ट्रैवल करेगा वो फास्टर ट्रैवल करेगा सॉलिड्स में गैसेस की निस्बत। और दूसरी रीज़न क्या है, मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड्स आर क्लोजर देन इन ए गैस एंड रिस्पॉन्ड मोर क्विकली, दैट्स वाई साउंड ट्रैवल फास्टर इन सॉलिड्स देन इन गैसेस। जो सॉलिड है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके दरमियान गैप कम होता है, तो इस वजह से वो जो अपनी एनर्जी है वो ज़्यादा जल्दी प्रोवाइड कर लेते हैं एक दूसरे को। जबकि जो गैसेस हैं उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके दरमियान गैप ज़्यादा होता है, डिस्टेंस ज़्यादा होता है, तो इस वजह से वो जो साउंड ट्रैवल होगा तो उसकी स्पीड कम होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, वाई डज द स्पीड ऑफ ए साउंड वेव इन ए गैस चेंजेस विद टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज होने के साथ साथ जो स्पीड ऑफ साउंड है वो चेंज क्यों होता है। तो स्पीड ऑफ साउंड वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। स्पीड ऑफ साउंड कैसे चेंज हो रहा होता है, जब वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अंडर रूट टी के, टाइम के, टेम्परेचर के। यानी कि वेलोसिटी जो स्पीड ऑफ साउंड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर के। तो इट मीन्स द ग्रेटर द टेम्परेचर ऑफ एयर मोर विल बी द स्पीड ऑफ साउंड इन इट। यानी कि टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो इसका मतलब है कि स्पीड ऑफ साउंड भी ज़्यादा होगी, और अगर टेम्परेचर कम होगा तो स्पीड ऑफ साउंड भी कम होगी। तो इस तरीके से जो टेम्परेचर है वो इफेक्ट करता है स्पीड ऑफ साउंड पे। थ्योरेटिकली व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द गैस द मॉलिक्यूल्स मूव विद हाई स्पीड। अब अगर हम थ्योरी की मदद से भी देखें तो जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको अगर हम हीट अप करें तो वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करने लग जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जब वो ज़्यादा तेज़ी से मूव कर रहे हैं तो वो जो अपनी एनर्जी जो साउंड वेव्स की सूरत में लेकर जा रहे हैं वो एनर्जी ज़्यादा फास्ट ट्रैवल होगी, तो साउंड ज़्यादा दूर तक जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इंक्रीजेज एंड द वेव ट्रैवल विद ग्रेटर स्पीड। जो वही बात जो भी बताई है वही यहाँ पर लिख दी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, is it possible for two astronauts to talk directly to one another even if they remove their helmets। क्या दो एस्ट्रोनॉट्स के लिए ये पॉसिबल है कि वो हेलमेट उतार कर एक दूसरे से डायरेक्टली बात कर सकें? तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर टू एस्ट्रोनॉट्स टू टॉक डायरेक्टली टू वन अनदर इवन इफ दे रिमूव देयर हेलमेट्स। ये एस्ट्रोनॉट्स के लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो हेलमेट्स उतार कर एक दूसरे से डायरेक्टली बात कर सकें। क्यों? क्योंकि वो स्पेस है, वहाँ पर मीडियम नहीं है। इट इज़ बिकॉज द साउंड और लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स विच नीड अ मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। के साउंड को ट्रैवल होने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। एज देयर इज़ नो मटीरियल, अब वहाँ पर कोई मटीरियल नहीं होता बिटवीन द टू एस्ट्रोनॉट्स, सो दे कैन नॉट डायरेक्टली टू वन अनदर। तो इस वजह से वो डायरेक्टली एक दूसरे के साथ बात नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें हेलमेट पहनकर एक दूसरे के ज़रिए से बात करनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर जो ट्रांसमिशन हो रही होती है वो रेडियो वेव्स के ज़रिए से हो रही होती है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, एस्टिमेट द फ्रीक्वेंसी एट विच अ टेस्ट ट्यूब 15 सेंटीमीटर लॉन्ग रेजोनेट्स व्हेन यू ब्लो अक्रॉस इट्स लिप्स। क्या हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है एट विच, जिस फ्रीक्वेंसी पे जो टेस्ट ट्यूब जिसकी लेंथ 15 सेंटीमीटर है वो रेजोनेट्स करती है जब हम क्या करते हैं, ब्लो करते हैं अक्रॉस इट्स लिप्स, यानी कि उसमें ब्लो करते हैं, उसमें जो हमारे पास टेस्ट ट्यूब होगी। तो इसमें स्पीड ऑफ साउंड का हमें पता होना ज़रूरी है। वो हमें पता है कि स्पीड ऑफ साउंड 332 मीटर पर सेकेंड होती है। इसके बाद लेंथ ऑफ ट्यूब हमारे पास 15 सेंटीमीटर है, 0.15 मीटर आ गया। तो फ्रीक्वेंसी f हमने फाइंड करनी है। फार्मूला जो हमारे पास टेस्ट ट्यूब के लिए है, टेस्ट ट्यूब इज वन एंड क्लोज्ड सिस्टम, सो फॉर Fn इक्वल टू n इंटू वी ओवर 4L, और n किसकी इक्वल होता है 1357।
यानी कि अगर टेस्ट ट्यूब एक एंड से क्लोज हो तो उस वक्त फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए जो फार्मूला है वो Fn इक्वल टू एन इंटू वी ओवर 4L है, और यहाँ पर n की वैल्यू 1, 3, 5, 7 कुछ भी हो सकती है। तो हम इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं तो F1 इक्वल आ जाता है n इंटू वी ओवर 4L इक्वल टू 1 इंटू 332 बाई 4 इंटू 0.15। वैल्यूज पुट की हैं लेंथ, वेलोसिटी और लेंथ की, तो 567 हर्ट्ज आ जाता है। इसी तरह F2 फाइंड करते हैं तो वो हमारे पास 1701 हर्ट्ज आ जाता है। तो हम बाकी भी इसी तरह फ्रीक्वेंसीज फाइंड कर सकते हैं। तो ये वो फ्रीक्वेंसीज होंगी जो हमने इस क्वेश्चन में सॉल्व करनी थी। तो ये इस चैप्टर का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन था। मज़ीद कोई भी टॉपिक, 9th फिज़िक्स, 10th फिज़िक्स, फर्स्ट ईयर फिज़िक्स, सेकेंड ईयर फिज़िक्स, इनका कोई भी टॉपिक, कोई भी एक्सरसाइज रिलेटेड क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स देखने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू।